हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द सक्सेस मिरर इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 3 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि इस बार बोर्ड में आने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है बस ये 25 क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सोचो 25 क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा कह रहे हैं। इस बात को कहने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है। अब मेहनत किस तरीके से करी है, हमने करे हैं लास्ट 10 साल के 10 साल के जितने क्वेश्चन पेपर हैं उसमें देखे हमने कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अभी सीबीएसई ने जितने क्वेश्चन पेपर लॉन्च किए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कि वो किस तरह के पैटर्न, किस तरह से क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं, तो सबका निचोड़ है। सबके निचोड़ से हमने उसमें जितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछेंगे, जितने तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको यहाँ पर लाके रख दिया है और इस 25 क्वेश्चन में डाल दिया है, जिससे कि आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से रिवाइज कर सको। ठीक है, और कहते हैं ना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे हम। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपने अच्छे मार्क्स लाने में उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। ये क्या है, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो, नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ था। a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ इक्वेशन होती है। जब ऐसी इक्वेशन होती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये वाले कंसेप्ट हमने पढ़े थे। अब देखो, याद रखना, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो पहले देख के आए, पहले लास्ट वीडियो देख लें और उसके कंसेप्ट समझ लें, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट को रिवाइज करवाया था। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें हमने देखा था कि अगर कहा जाए नो सॉल्यूशन की बात करें, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब शुरू के दोनों बराबर नहीं होते। सॉरी, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब पैरेलल कंडीशन होती है। जब पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशन होता है। वन सॉल्यूशन कब होता है, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग होता है। टू सॉल्यूशन तो हमारे लीनियर इक्वेशन में टू सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि टू सॉल्यूशन का मतलब यह है कि ग्राफ में कोई लाइन ऐसे जा रही हो, और लीनियर इक्वेशन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कभी भी कोई लाइन टेढ़ी नहीं जाती। तो टू सॉल्यूशन जहां भी देखो उसको काट देना। ठीक है ना, टू सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब वो क्या था, जब एक ही लाइन पे दूसरी लाइन आ जाती है। जब एक ही लाइन पे दूसरी लाइन आ जाती है तो इसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहा जाता था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। अब देखो, ये तो इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दे रखा है, ऐसा देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन नहीं, याद रखना x इक्वल टू 0 क्या है। आप जस्ट ये समझो ना, x इक्वल टू 0 का ग्राफ बनता कैसे है। तो हमें मालूम है x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होता है, y एक्सिस हो गया तुम्हारा x इक्वल टू 0। यानी हमने जो कोऑर्डिनेट खींचा है इसमें जो ये y एक्सिस है, यही क्या है, ये y एक्सिस जो हमारी आ रखी है, यही हमारा x इक्वल टू 0 है। अगर मैं x इक्वल टू 4 की बात करूँ तो 1 2 3 4, ये जो 4 पे जो भी लाइन खींचेगी, ये 4 पे जो लाइन खींच गई है, ये 4 पे, ठीक है, ये क्या है आपका x इक्वल टू 4 है। ठीक है, और ये क्या है, x इक्वल टू 0 है। तो अब ये नहीं कह सकते दोनों लाइन पैरेलल है। अब दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या कहीं वो कटेगा, कहीं वो लाइन नहीं कट पाएगी। अब जब वो लाइन ही नहीं कट कर रही तो इससे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है तो ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल याद रखना कि पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में क्या होता है, तो शुरू के दो चीजें बराबर होती है। कांस्टेंट में क्या होता है, तीनों चीजें बराबर होती है। और इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, कोई भी बराबर नहीं होता। ठीक है, ये तीन चीजें हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, तभी क्वेश्चन बहुत ईजिली होते जाएंगे। इसके बेस पर ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे कि हम रिवाइज करते हुए देखते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं x इक्वल टू एच है और y इक्वल टू के है। अब ये देखो, क्वेश्चन में ऐसे लिखा है x इक्वल टू एच है, y इक्वल टू के है, और h 0 है और k 0। यानी आसान भाषा में कहा जाए तो क्या है, x इक्वल टू में 0 है और y इक्वल टू 0 है, क्योंकि भाई h भी तो 0 था और k भी तो 0 था। जब h और k 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों 0। अब हमें मालूम है x इक्वल टू 0 क्या होता है, इससे ये कहते हैं y एक्सिस को, और y इक्वल टू 0 क्या होता है, ये होता है x एक्सिस। ये चीज़ें याद रखना ध्यान से, बिल्कुल। ठीक है, x इक्वल टू 0 है y एक्सिस और y इक्वल टू 0 है x एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस को हम खींचते हैं तो क्या वो कहीं कट करता है, बिल्कुल कट करता है, ओरिजिन पे कट करता है। यानी क्या वो पैरेलल होते हैं, तो नहीं। क्या होते हैं, वो इंटरसेक्टिंग होते हैं, ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं, नन ऑफ दिस तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, और कहाँ काट रहे हैं, ओरिजिन पे। तो यानी इसका ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, यानी कि इंटरसेक्टिंग है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रखा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस ky इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इक्वल टू 6,
नो सॉल्यूशन क्या रखा है। नो सॉल्यूशन मतलब क्या है कि तीनों चीज़ें बराबर होती है, ठीक है। नो सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, सॉरी नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ये लाइन पैरेलल हो गई है, लाइन पैरेलल हो गई है। पैरेलल होगा तो कभी सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। अब जब पैरेलल में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसका, तो यानी कि इस पैरेलल का कंसेप्ट क्या था, ये था कि भाई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए था। यानी हम कह सकते हैं 2/1, क्योंकि इसका x कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ k बाई में y का कोफिशिएंट k और y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं k की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं k की वैल्यू 2, ठीक है, बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखा है वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, सॉरी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है। अब मैं डिपेंडेंट वाले की बात बताऊं, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक लाइन, अब देखो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रखा है, यानी दो लाइनें जो है ना वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। डिपेंड मतलब जैसे कि पैरेलल लाइंस होती है, तो पैरेलल तो डिपेंड करेगी। क्यों करेगी भाई, जिस डायरेक्शन में इसको जाना है उसी डायरेक्शन में इसे जाना है, यानी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि भाई दोनों को सेम डायरेक्शन में जाना है, डिपेंडेंट हो जाएंगे। या फिर हम कब बात करें कॉन्सिडेंट की, तो कॉन्सिडेंट भी डिपेंडेंट होता है, याद रखना, क्योंकि भाई एक के ऊपर दूसरी लाइन को भी चलना है, तो भाई वो तो डिपेंडेंट है, वो दूसरा ट्रैक नहीं ढूंढ सकता, ठीक है, तो उसे उसके साथ ही चलना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग की बात करें तो वो कैसे भी इंटरसेक्ट करता है, वो इधर से कर सकता है, इधर से कर सकता है, कहीं से भी इंटरसेक्ट कर सकता है, तो उसमें कोई डिपेंड वाली बात नहीं होती, ये डिपेंडेंट नहीं होता। याद रखना इंटरसेक्टिंग वाला जो होता है, ठीक है, ये डिपेंडेंट जो प्रतिच्छेद करता है एक दूसरे को, वो डिपेंडेंट नहीं होता, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता। लेकिन अगर कोइंसिडेंट की बात करें और पैरेलल की बात करें, ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका इस लाइन के कोई सी लाइन इसके डिपेंडेंट है, यानी पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो पैरेलल की कंडीशन हमें मालूम है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, और कोइंसिडेंट के लिए c1/c2 भी इक्वल हो जाता है। तो पहले देख लेते हैं, जैसे कि 3 है, 5 है और ये 4 है, यही चीज़ हमारे कोफिशिएंट इसके। अगर मैं 1 और 25 लिखूँ, यहाँ 1 लिखूँ और 25 लिखूँ, तो क्या ये बराबर होगा 3/1 5/25 के? नहीं होगा बराबर, यानी पहला तो गलत, ठीक है, पहला ही गलत हो गया हमारा। अगर हम बात करें दूसरे वाले की 15 और 2 की बात करें, तो पहला वाला 15 आ रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला 2 है, ये बात करें तो ये भी क्या चीज़ है 3/2 और 3/15 5/2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वाले की बात करें तो 3/-15 है और 5/-25 है इक्वल टू 4/20 है। देखो एक्चुअली क्या है, तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो अदरवाइज आप सीधे चेक करोगे ना। सीधे क्या चेक करना है कि भाई 3 का ये डिवाइड हो रहा है -5 पे, 5 से डिवाइड हो रहा है -5 पे, 4 से ही हो रहा है 5 पे, यानी ये इक्वल नहीं है, यानी ये लाइन जो है वो पैरेलल में जा रही है, ये लाइन पैरेलल जा रही है। क्यों? क्योंकि 3 और -15 का रेशियो -5 हो रहा है, 5 के साथ भी -5 हो रहा है, इसके साथ 5 हो रहा है। थर्ड वाले की बात करें तो 3 के साथ ये 5 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 5 के साथ -5 आ जाएगा, तो क्या ये बराबर आ रहा है? तो नहीं आ रहा बराबर, नहीं आ रहा तो ये भी नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर पैरेलल वाली कंडीशन सी है, बस सी को आंसर लगा देंगे, ठीक है। बस आपको देख लेना है कि पैरेलल कौन सा आ रहा है। पैरेलल अगर आ रहा है या कॉन्सिडेंट आ रहा है तो वो डिपेंडेंट होगा, तो इसमें से कौन सी इक्वेशन पैरेलल है या डिपेंडेंट है, मतलब कॉन्सिडेंट है, तो आपने देख लिया सी ऑप्शन है, बात खत्म। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइन गिवन बाय 2x प्लस में ky इक्वल टू में 1 इक्वल टू एंड 3x - 5y इक्वल टू में 7 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब इसने कहा है क्या कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन की क्या बात की थी हमने कि भाई वो बराबर नहीं होने चाहिए, क्या a1/a2 जैसे देख रहे हैं 2/3 इज नॉट इक्वल टू k/-5, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं 5 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो -10/3 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू -10/3 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या ऑल रियल वैल्यू ऑफ के, ठीक है, वो तो नहीं है भाई, के का ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहाँ ये ढूंढो कि कहाँ लिखा है के -10/3 नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा है कि के ऑल रियल वैल्यू है और के एक्सेप्ट 10/3, नहीं भाई 10/3 तो नहीं चलेगा, -10/3 ये वाला ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑल रियल सारी रियल वैल्यू पे है, बस के की वैल्यू -10/3 नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है बी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है जैसे कि इफ द सिस्टम इक्वेशन इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी मतलब तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, यानी हम देख सकते हैं k + 2/4 इज इक्वल टू में 21/7 इक्वल टू में -3k/10, ये तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अब देखो हम क्या करें, या फिर इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, किसी को भी लेकर हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इन दोनों से निकाल लेते हैं। 7 3 जा 21, अब मैं देख सकता हूँ 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मैं लिखूँगा जैसे 3/1 है इक्वल टू में -3k/10 है, ये बचा ना,
10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू में 10, सॉरी 10 भी नेगेटिव का है, 10 भी नेगेटिव का है, देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ -10 लिख देता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 10 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये 10 आ गया। और k जो यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई वो नीचे आ जाएगा, इक्वल टू k की वैल्यू आ गई। ये कट के हमारे पास दिख रहा है 10 इक्वल टू में k आ गया। यानी ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन आते ही हम देख मतलब हम कह सकते हैं k की वैल्यू जब 10 रहेगी तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसे हम कॉन्सिडेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंसिस्टेंट। देखो एक चीज़ याद रखना, कॉन्सिडेंट और कंसिस्टेंट इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। कॉन्सिडेंट होती है जब एक ही लाइन पर दूसरी लाइन होती है, और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। देखो लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल क्लियर करवाई थी, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या चीज़ है, कंसिस्टेंट की बात करें, जिसका सॉल्यूशन निकलता है उसे कंसिस्टेंट कहते हैं, और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और नहीं किसका निकलता है, नहीं निकलता है पैरेलल वाले का। यानी हम कह सकते हैं जो पैरेलल लाइन होती है वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, तो हमने देखा ये 2/4 इक्वल टू में 3/6 इक्वल टू में 5/10, ये चीज़ आ रहा है। अब हमने देखा ये भाई कट गया 2 पे, ये कट गया 2 पे, और ये कट गया 2 पे, तीनों चीज़ें बराबर होगी। तीनों चीज़ें जब बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कोइंसिडेंट कहा जाता है। यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकल रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे हल निकल रहे हैं इसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत हल निकल रहे हैं इसके। अब बहुत हल निकल रहे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं, इस कंडीशन से इसको क्या कहेंगे हम, ये कंसिस्टेंट होगा। लेकिन भैया जी कंसिस्टेंट में भी दो चीज़ें दी है, एक तो कंसिस्टेंट है और एक डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। अब देखो कंसिस्टेंट की बात करें, कंसिस्टेंट दो थे हमारे पास, क्या, एक तो लाइन काट दे एक दूसरे को, या एक ही लाइन पे दूसरी लाइन रहे। तो ये वाला जो आया है, अभी जो आया है वो इसमें ये वाली चीज़ आई है। ठीक है, ये वाली चीज़ आई है। अब इसमें भी डिपेंडेंट की बात करें तो ये तो डिपेंडेंट होता है, जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पर बताया था ना, ये भी मैंने बताया था, पैरेलल वाला डिपेंडेंट होता है, कॉलिनियर वाला डिपेंडेंट होता है, कोइंसिडेंट वाला, और इंटरसेक्टिंग नॉट डिपेंडेंट होता है। तो वही चीज़ हम बात कर रहे हैं। यहाँ तो हमारा पाया गया है ये वाला कोइंसिडेंट निकला है, कोइंसिडेंट तो डिपेंडेंट होगा ना, तो डिपेंडेंट है तो आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, करेक्ट होगा इसका। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसमें दे रखा है द नेचर ऑफ द लीनियर लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन 2x। अब देखो इसका नेचर बताना है, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू में 5, ये चीज़ आ रही है। ठीक है, ये दो तरह की इक्वेशन है। अब ये बोल रहा है कि ये किस तरह की इक्वेशन, तो हम इसको चेक करेंगे भाई। चेक कैसे करते थे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 से। अब इसको देख लेते हैं, 2/4 इक्वल टू में -1/-1, ठीक है, और इक्वल टू में 3/5। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कट गया 2 पे, तो क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, कुछ भी बराबर नहीं है। तो ये क्या हो रहे हैं, जब कुछ बराबर नहीं होता तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग, यानी ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर सिस्टम 7x - 4y = 3 एंड x + 2y = 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ये दे रखा है 7x - 4y = में 3 और x + 2y = में 3, ये चीज़ है। तो हम क्या करते थे, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे, तो जैसे हमने बताया था एलिमिनेशन मेथड, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, देखो y को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, y को बराबर कर लेते हैं, x को बराबर कर लेते हैं। तो मान लो हमने y को बराबर कर लिया, y को बराबर करने के लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 7x - 4y = में 3 है, और नीचे आ गया हमारे पास 3x + 3y = में 2 2 जा 4 हो रहा है ना, 4y हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है 3 2 जा 6 आ रहा है, ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है। ऐड करते 7 और 3 10 हो जाएगा, ये ऐड करते ये कट जाएगा, और 3 और 6 9 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 9/10 आ गई है। अब x की वैल्यू 9/10 आ गई है, तो इसको कहीं दिख रहा है x की वैल्यू 9/10, भाई कहीं नहीं दिख रहा। और जब x की वैल्यू 9/10 नहीं दिख रहा है, ठीक है, x की वैल्यू 9/10 ही नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इक्वेशन। यह दे रखा है हमारे पास, पहले इक्वेशन है x/a + y/b = में 2, ये दो इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, क्या, ax - में by
इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में हमने पढ़ा था कि कुछ ना कुछ बराबर होना चाहिए। अब बराबर कैसे करा जाए, तो भाई एक्स वाली चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ एक्स में है, ए बाई ए में क्या गुना करेंगे हम इसके बराबर हो जाएगा। तो एक्स बाई ए है, इसका मतलब हम इसमें गुना करेंगे ए स्क्वायर से। अगर ए स्क्वायर से इसको गुना करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे आते ए से एक ए कट जाएगा और ये बन जाएगा ए एक्स बन जाएगा। ठीक है, इसको ए स्क्वायर से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई अपॉन में बी आ जाएगा। और इसको ए स्क्वायर से गुना करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2a स्क्वायर। अब यहाँ आप देख सकते हो ये कट गया। ठीक है, ये कट गया है और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस बी वाई माइनस में ए स्क्वायर वाई बाई बी इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ रहा है, सॉरी माइनस में आ रहा है 2a स्क्वायर। यार है, अब इसी को अगर मैं ढंग से लिखूं तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, y कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ रहा है b माइनस में ए बी प्लस में ए स्क्वायर बाई में b आ रहा है। ठीक है ना, इक्वल टू में यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर गया तो माइनस ए स्क्वायर बचेगा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वाई को यहीं रखा, दूसरे को दूसरी तरफ भेज दिया, तो यहाँ से माइनस कॉमन आता है और b को अंदर गुना करते हैं तो आ जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब माइनस में प्लस में ए स्क्वायर बी अपॉन में बी प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, बी प्लस में ए स्क्वायर आ रहा है, तो y की माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की ये वैल्यू आ गई। तो y की ये वैल्यू तो नहीं दिख रही यहाँ पे, इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं, कुछ रह गया है इसमें। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू में इतना, जैसे कि हमें दिख रहा है एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी इक्वल टू में 2 है। इसको थोड़ा सा मैं ढंग से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी आ जाएगा, इधर आ जाएगा बी एक्स प्लस में ए वाई इक्वल टू में 2 ए बी, सॉरी 2 है बस, क्या है बस 2 आ गया है। ठीक है, 2 आ गया, इसको करें तो क्या आ जाएगा, ये बी एक्स आ रहा है प्लस में ए वाई आ रहा है इक्वल टू 2 ए बी आ रहा है। ये भी क्वेश्चन आ गई फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास थी क्या, सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ लिख देता हूँ, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ आ रही है, सेकंड क्वेश्चन आ रही है। अब यहाँ हम देख सकते हैं भाई बराबर करना है, बराबर कैसे होगा, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको करते हैं मल्टीप्लाई ए से, इसको करते हैं मल्टीप्लाई बी से। भाई जब बराबर ऐसे ना हो तो एक दूसरे को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में 2 ए स्क्वायर बी। नीचे की बात करें तो ये हो जाएगा ए बी एक्स माइनस में बी स्क्वायर वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ से बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हमने ऐसे रखा और ये काट दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो क्या हो रहा है, ये चीज़ प्लस हो जाएगी, ये चीज़ माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या चीज़ तो यहाँ पर क्या चीज़ है, वाई हमने कॉमन ले लिया। मैं पूरा ही लिख लेता हूँ पहले, ए स्क्वायर वाई प्लस में बी स्क्वायर वाई। इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2 ए स्क्वायर बी माइनस में ये क्या है बी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यार है। अब इसको हम लिख लेते हैं अलग से यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है y अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो y कॉमन लेते क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर जो ये चीज़ आ रही है इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है b। अगर b हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ रहा है 2 ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, देखो ब्रैकेट भी खोल दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं एक ए स्क्वायर कट जा रहा है, यानी यहाँ पर आ रहा है b यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें देख रहे हैं इससे ये कैंसिल हो गया, यानी y की वैल्यू आ रही है b, y की वैल्यू b कहीं पर है तो y की वैल्यू b है, ये रही वैल्यू y की वैल्यू b आ रही है। जब एक ऑप्शन मिल ही गया तो दूसरा क्यों मिला है, नहीं मिलाते। लेकिन वैसे आपको चेक करने के लिए नॉर्मली आप चेक करना चाहो तो y इक्वल टू b रखोगे तो कितना आंसर आएगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें इसके अंदर रखा y इक्वल टू b, तो x बाई ए प्लस में y की जगह b रखा तो b आ जाएगा ऐसे इक्वल टू 2 है, इससे ये कट गया, ये 1 बचा, अब 1 उधर जाके माइनस होकर 1 हो जाएगा, यानी x बाई ए इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू ए आ रहा है, तो x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, यही ऑप्शन आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट की बात करते हैं, 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा। पहले हमने बहुत ईजी क्वेश्चन कर लिया, उससे थोड़े से मॉडरेट पे आ रहे हैं, जैसे सारे तरह के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बस जुड़े रहना, ध्यान से जुड़े रहो बस, ठीक है। लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो 11 के अंदर क्या चीज़ दिख रहा है हमें? 11 में देखा था एरिया ऑफ फिगर फॉर्म बाय x इक्वल टू -3 y इक्वल टू 2 एंड अलॉन्ग विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। अब यहाँ पर देखो हम इसमें ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। जैसे x इक्वल टू -3 यानी 1 2 3, ये हमने x इक्वल टू -3 वाली लाइन खींच दी। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 क्या होगा? 1 2 होगा, यानी ये लाइन हो गई। अब इसने कहा है क्या कि विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एरिया क्या होगा इस फिगर? कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब इसका एरिया पूछ रहा है, ये इसका एरिया पूछ रहा है। अब इसका देखो कोई भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहे हैं आजकल, कहते हैं क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है? यहाँ पे हम देख सकते हैं ये -3 क्या था, यानी इसकी लेंथ तो 3 है, इसकी लेंथ तो 3 है। आप -3 मत लेना, कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती जब हम एरिया लेते हैं, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी ये है तो माइनस साइड। ये जैसे ओरिजिन आपने लिया है, इसको ओरिजिन लिया तो ये -3 साइड है, लेकिन लेंथ तो उसकी 3 है ना, तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये तो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 इंटू में 3 यानी 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव नहीं होता, याद रखना, तो यानी ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12th में कह रहा है कि द ग्राफ दिस एंड दिस शो इन फिगर बिलो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। अब देखो ट्राइंगल का एरिया हमें पता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है, यही होता है। तो देखो बेस कितना है, तो बेस तो हमें दिख रहा है कि ट्राइंगल जो हमारा यहाँ पर ये बन रहा है ट्राइंगल, इसका बेस कितना है? 1 से लेकर 3 गया, यानी बेस हमारा तो है 2, क्योंकि 1 ये 1 और 2 हो जाएगा। नीचे का डिफरेंस कितना है? 1 से 2, 2 से 3, ये कितना हो रहा है? ये 2 ही आ रहा है, तो बेस इक्वल टू 2 आ गया। अब इसकी हाइट की बात करें, हाइट तो ये पॉइंट डिसाइड करेगा ना, और ये पॉइंट तो हमें पता नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमें पता होता तो हम उसकी हाइट जो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता वही होता। तो इसका पॉइंट निकालने के लिए हमें इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? तो यहाँ हम देख सकते हैं 2x प्लस में y इक्वल टू में 6 है, ठीक है, और यहाँ 4x माइनस में 2y इक्वल टू में 4 है। अब देखो हमें बराबर करना है, तो पहली वाली चीज़ बराबर कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा? ये पहली क्वेश्चन को डायरेक्ट मैं नीचे लिख देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ये 2 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा, इक्वल टू में 12 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट गया, और ये 8x बराबर में 16 आ गया, तो x बराबर में 2 आ गया। यानी हमने देख लिया x2 आ रहा है। अब x2 आ रहा है तो x2 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, इसके अंदर x2 पुट करता हूँ, तो कितना हो जाएगा? ये x2 पुट करते हैं 2 इंटू 2 प्लस में y इक्वल टू में 6 है, ठीक है। तो 2 या 4 उधर जाके जाएगा, तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। यानी हम देख रहे हैं यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और 2 आ रहा है, यानी इसका जो y क्या होता है? y ही तो इसकी वर्टिकल लेंथ है, y ही इसकी वर्टिकल लेंथ है, मतलब इसकी हाइट कितनी आ गई? हाइट इसकी आ गई है 2। अब इसका एरिया कितना आ जाएगा? एरिया होगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन रहे हैं, याद रखना। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 7 की पावर x प्लस वाई 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू में 7, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं, अब देखो इसमें से हमें x और y की वैल्यू निकाले। अब बोलोगे भाई नॉर्मली लीनियर इक्वेशन तो निकालता है, ये क्या दे दिया इन्होंने? 7 की पावर कुछ चलेगी, तो पावर से नहीं डरना। जैसे कि आपको दिख रहा है 343, जब भी ऐसा कुछ देगा तो 7 की पावर का ही कुछ होगा। तो 7 की कितनी पावर होती है? 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, यानी कि आ रहा है हमारे पास 7 की पावर x प्लस वाई जो है वो जो 343 था वो था 7 की पावर 3 था। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ में दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू में 3 दिख रहा है, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है? ये आपको दे रखा है 343 की पावर इतनी है, तो ये भी 7 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं? इसको हम लिखेंगे 7 की पावर 3, ठीक है, और उसकी पावर कितनी है? x माइनस वाई है, इक्वल टू में कितना है? 7 की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं अगर पावर बेस को कंपेयर किया जाए तो 3x माइनस वाई इक्वल टू में 1 है, यानी x माइनस वाई कितना आ गया? 1/3 आ गया, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ मैं, x माइनस वाई इक्वल टू में 1/3। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट गया, ये 2x हो गया, और इन दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1/3 आ जाएगा। 3 3 9 1 10, यानी 10/3 इक्वल टू में 2x आ रहा है, ठीक है। 2 से 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ रही है 5/3।
3 आ रही है। कहीं है x की वैल्यू 5/3, तो जी बिल्कुल x की वैल्यू 5/3 यहाँ पर है, पुट करके चेक कर लेना, y भी उतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या ये अपॉन में आ गया, वेरिएबल्स अपॉन में आ गया। इसके भी चीज़ के बारे में बताया था, इसको हमें रिड्यूस करना था, तो इसको रिड्यूस करा जाता है। अब रिड्यूस कैसे किया जाता है, रिड्यूस की बात करें तो 2/√x है और 3/√y है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अपॉन में √x, अपॉन में √y, अपॉन में √x, अपॉन में √y, सेम चीज़ आ रही है। जब भी सेम आता है तो उसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, यानी 1/√x को मैंने u मान लिया और 1/√y को हमने v मान लिया। इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2u प्लस में 3v इक्वल टू में 2 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है 4u माइनस में 9v इक्वल टू में आ रहा है -1। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन दोनों को हमें सेम करना है। पहले हमें कुछ सेम करके एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूँ तो हो जाएगा सेम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे तो ये चीज़ें सेम हो जानी चाहिए। अब हम आते हैं इसमें, मल्टीप्लाई बाई 2 करके मैं नीचे ही लिख लेता हूँ उसके, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 आ गया, 4u हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 6v हो जाएगा इक्वल टू में 4 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो आप, ये कट गया, ये प्लस का माइनस जाएगा कि हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं नीचे के, जब ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे -6v हो जाएगा, 9v और -6v कितना होता है, -15v। अब यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करोगे तो -5 आएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, v की वैल्यू हमारी आ रही है -5/15। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 3 आ गया, यानी v की वैल्यू आएगी हमारी 1/3। ठीक है, v की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। अब इसको क्या करते हैं, हम किसी भी इक्वेशन पुट करते हैं, मान लो इसमें पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, 2u प्लस में v 3v इक्वल टू में 2 है, 3 से 3 कैंसिल, अब ये 1 बचा, 1 उस साइड जाएगा, तो 2u इक्वल टू में कितना बचा, 1, और u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, अब हमने जो लेट किया हुआ था u को माना था क्या, 1/√x, यानी ये है 1/√x। ठीक है, अब यहाँ से 2 इक्वल टू में √x आ रहा है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x इक्वल टू में 4 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू में हमारा 4 आ गया। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाले की, तो इसके इक्वल टू में क्या था, इसके इक्वल टू में हमारे पास था 1/√y था। इसमें भी क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 3 इक्वल टू में √y आ रहा है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 9 इक्वल टू में y आ जाएगा, यानी हमें दिख रहा है x 4 आ गया और y 9 आ गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो इसमें क्या चीज़ है, 2 नंबर वाले डिजिट। अब देखो 2 नंबर वाले डिजिट होते कैसे हैं, 2 नंबर वाले डिजिट होते हमारे x प्लस में 10y इक्वल टू में, मतलब ये हमारे 2 डिजिट नंबर होते हैं, x प्लस 10y। जैसे कि मैंने बताया भी था पहले जो बताया समझाया, उसमें कंसेप्ट में सारी चीज़ें क्लियर करवा रखी है। तो उसके अंदर एक्चुअली जैसे मान लो 25 है। ठीक है, 25 का मतलब क्या है, इसमें आपका होगा ये वाला x और ये वाला y है। तो 25 बनेगा कैसे, अगर हम 2 को 10 से गुना करेंगे और प्लस में 5 लिखेंगे तभी तो 25 बनेगा, यानी ये 1 होता है, ये 10 होता है, 10 वाला 10 से मल्टीप्लाई होता है, 1 वाला 1 से होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये x 1 वाला नंबर है और y क्या है, 10 वाला नंबर है, याद रखना। अब इसने क्या रखा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर है, वो जो 2 डिजिट नंबर है उनका जो सम है वो क्या है, तो सम दे रखा है 9 दे रखा है, यानी हम कह सकते हैं x प्लस वाई जो दे रखा है वो 9 दे रखा है। ठीक है, उसका दे रखा है ऑल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब क्या कर रखा है, जो ये नंबर था ना, जो ये नंबर था इसका जो 9 गुना है, इसने कहा है ना, जो 9 टाइम है वो किसके बराबर है, ट्वाइस, दुगने के बराबर है, किसके, नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्स। यानी इसको अगर उल्टा कर दिया, यानी 25 था तो उल्टा करके 52 कर देंगे, ऐसे होता है ना, वैसे इसको अगर उल्टा किया जाए तो क्या आ जाएगा, ये तो ये आ जाएगा आपका y प्लस में 10x आएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो इसके उल्टे के कितने के बराबर है, उल्टे के बराबर हमें दे रखा है ट्वाइस, ये दे रखा है ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 9x प्लस में 90y इक्वल टू में 2y प्लस में 20x। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसको हम अगर दूसरी साइड लेके जाते हैं, इसको हम अगर दूसरी साइड लेके जाते हैं, y को एक तरफ x को एक तरफ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2y जब इधर आएगा तो ये 88y हो जाएगा, और x को उस साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 11x आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं 11 से 8 पे जाएगा, यानी x इक्वल टू में 8y आ गया, ये इक्वेशन आ गई। मतलब ये सेकंड इक्वेशन आ गई और ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब यहाँ से x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो क्या x की वैल्यू 8y, उसको पुट करते कितना आ जाएगा, ये तो x की जगह अगर आपने 8y पुट किया और प्लस में y पहले से था और ये 9 आ गया, तो 9y इक्वल टू में 9 है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ गया 1।
ठीक है। और y1 आ गया, तो इस y को जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या था, 8 इंटू में y था, x इक्वल टू 8 इंटू में y था, मतलब 1 था, यानी 8 आ गया। यानी जो नंबर था हमारे पास वो नंबर क्या बना, x 8 है और y 1 है, तो नंबर वो हमारा बना 18। क्यों, वंस पे x है और x की वैल्यू 8 है, टेंस पे y है और y की वैल्यू 1 है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यानी वो नंबर क्या है, 18 है। ठीक है, इसको चेक करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि जैसे इसने क्या कहा था कि भाई दोनों नंबरों का सम 9 होना चाहिए, तो 1 और 8 का सम तो 9 होता ही है। उसके बाद कहा था 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, 9 इंटू में 18 जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, दुगना होना चाहिए इसके उल्टे के बराबर। तो बिल्कुल भाई इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 9 में 162 आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 162 आ रहा है। ठीक है, बराबर चीज़ आ रही है। अब बराबर चीज़ आ रही है यानी हम इसको चेक भी कर पा रहे हैं कि हाँ भी हमारा ऑप्शन ठीक है 18, यानी 18 यहाँ पर कौन सा है, ये है। एक तो तरीका ये हो गया पूरा सॉल्यूशन करने का। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चनों में क्या चीज़ है, इतना सॉल्यूशन ना करने की बजाय आप एक और मेथड अपना सकते हो, ऑप्शन देख के सॉल्यूशन कर लो। ऑप्शन देख के सॉल्यूशन कैसे करना है, जैसे इसने शुरू में ही कहा था, देखो इतना मैंने बताया बेसिक चीज़ के लिए बताया। ठीक है, एक होता है इसका एकदम इजीस्ट तरीका कि अब हमारे पास बेनिफिट ये है कि ऑप्शन सामने होते हैं। अगर ऑप्शन सामने तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसने कहा था 2 डिजिट नंबर का सम 9 है, तो क्या 1 और 7 का सम 9 होता है, नहीं होता। 1 और 6 का सम 9 होता है, नहीं होता। 1 और 5 का सम 9 होता है, नहीं होता। 9 तो सिर्फ इसका था ना, तो देखते ही आंसर निकल गया इसका। ठीक है, देखते ही आंसर निकल गया इसका, तो ये चीज़ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी कि जो फादर की एज थी, मान लो हमने फादर की एज को, जो हमारा फादर की एज है उसको हमने मान लिया y, और सम ऑफ, उसके बाद क्या क्या रखा है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी उसके दो बच्चों, उसके जो 2 बच्चे थे उनकी एज का जो सम था उसका दुगना है उसका फादर। यानी मैंने मान लिया, मान लो सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, ये कितना मान लिया मैंने, x मान लिया। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रखा है कि जो y है वो अपने बच्चों के डबल के बराबर है, बच्चों के एज के सम के डबल के बराबर, यही कह रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कह रखा है कि आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद, तो 20 साल बाद उसका फादर कितने साल का हो जाएगा, 20 साल बाद उसका फादर अभी से 20 साल बड़ा हो जाएगा, ये चीज होगा। अब हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, मतलब कि 20 साल बाद उसके फादर की एज जो थी वो बच्चों के दोनों के सम के एज के बराबर हो जाती है। अब बराबर होने का मतलब क्या है, अगर 20 साल बाद उसका फादर 20 साल बड़ा हो गया तो उसके बच्चे कितने साल बड़े हो जाएंगे, तो बच्चों में क्या था, बच्चों में एक्स जो सम ऑफ एज थी, मतलब A1 और A2 का सम था, 2 बच्चे जुड़े थे, 20 साल बाद दोनों 20-20 साल बड़े हो जाएंगे, यानी कि अब एज हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस में 40 हो जाएगी, क्योंकि 20 ये बड़ा 20 ये बड़ा। यानी अब यहाँ पर जो इसके इस बच्चों के एज के जो सम है वो कितना बढ़ गया है, वो 40 ईयर बढ़ गई है। ठीक है, यानी हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये आ गई है। यहाँ से y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2x को जैसे हम यहाँ पुट करते हैं 2x प्लस 20 इक्वल टू में x प्लस 40, ये आ रहा है। ठीक है, इस x को हम इधर लाएंगे तो सिर्फ x बचा, इस 20 को उस साइड लाएंगे तो सिर्फ 20 बचा। यानी हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि बच्चों के एज का सम जो था वो 20 था। लेकिन पूछा क्या है, फाइंड एज ऑफ द फादर, फादर की एज क्या है, तो फादर की एज है बच्चों का डबल, यही है। तो y इक्वल टू में 2 इंटू में 20, यानी फादर की एज कितनी हो गई, 40 हो गई है, फादर की एज 40 हो गई। यहाँ ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन हाईवे। एक हाईवे पे क्या है, ए पॉइंट है ये दे रखा है आपको, ठीक है, और एक बी पॉइंट दे रखा है। यहाँ पर एक हाईवे है और ये हाईवे है 80 किलोमीटर का। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या रखा है, कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी सेम टाइम पे ए से भी एक कार स्टार्ट हो रही है और बी से भी एक कार स्टार्ट हो रही है। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये भी इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है, तो ये मीट इन 8 आवर, तो ये 8 घंटे में मिल जाएंगे। यानी जाहिर सी बात है ए की स्पीड तेज रहेगी और बी की स्पीड कम रहेगी, तो ये क्या करेगा, ए बी के साथ मिल जाएगा, ए बी के साथ मतलब बी तक पहुंच जाएगा। वो भाई जो तेज दौड़ेगा वो आगे वाले को तो पकड़ ही लेगा, लेकिन पकड़ने में टाइम कितना लग गया, 8 घंटे लग गए हैं। अब ये चीज़ है, अगर मान लो ए बी को पकड़ लेता है तो ए बी से कितना ज़्यादा दौड़ेगा, तो कितना ज़्यादा आगे चल रहा है, तो 80 किलोमीटर से एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा क्योंकि 80 किलोमीटर दूर था वो। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकें इसका डिस्टेंस आ रहा है 80।
ठीक है, टाइम लग रहा है 8, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है? अगर ये एक दूसरे को पकड़ रहा है तो एक दूसरे को पकड़ेगा तो उसकी एक रिलेटिव स्पीड होती है कि वो उसके कंपेयर में, आगे वाले के कंपेयर में कितना तेज दौड़ रहा है, ठीक है, कि जितना तेज दौड़ेगा उतनी जल्दी पकड़ेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर मैंने इसकी स्पीड को मैंने x मान लिया और इसकी स्पीड को y मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 80 हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको काटा और ये 10 आ गया, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट की बात क्या कर रखा है, इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये 1 आवर 20 मिनट में पकड़ लेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगर अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं, तो एक दूसरे की तरफ जाएंगे यानी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे कि तुमने देखा होगा ट्रेन वगैरह में, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आगे से दूसरी ट्रेन आ रही है तो उसका जिसमें स्पीड बढ़ती हुई दिखती है आपको, एकदम से ट्रेन को हम क्रॉस कर देते हैं। अब एकदम से ट्रेन को क्रॉस क्यों कर लेते हैं? क्योंकि दोनों की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है कि स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी। तो ये इस 80 किलोमीटर को कितनी देर में कवर कर रहा है? इस 80 किलोमीटर को इसे कवर करने में लग रहे हैं 1 आवर 20 मिनट। अब मैं बताऊं 1 आवर 20 मिनट, मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो 60 से डिवाइड करके। तो ये कितना हो गया 3, इसको अगर लिखते हैं तो 3 1 3 1 4, 4/3 आवर, यानी यहाँ पर लिख सकता हूँ 4/3 आवर हो जाएगा। यहाँ 4 से ये 80 कटेगा 20 पे, और ये थर्ड 3 जाके 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हम यहाँ कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू में आ गया 60। ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब मैं दोनों इक्वेशन को साथ में लिख देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू में 10 और x प्लस वाई इक्वल टू में 60, ये चीज़ आ गई है। अब मैं इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो प्लस करते ये कट जाएगा और x और x 2x हो जाएगा, और यहाँ पे ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 35, x की वैल्यू 35 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 35 मतलब स्पीड ऑफ a ये कितना आ रहा है 35, स्पीड ऑफ a 35 किस किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में 35 आ रहा है भाई, तो गड़बड़ है। तो चलो x की वैल्यू 35 है, y भी निकाल लेते हैं। तो x 35 है, 35 पुट करते क्या हो जाएगा, x 35 पुट करोगे इसके अंदर और प्लस में y इक्वल टू में 60, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 25, यानी x 35 y 25। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 12। मतलब कि अगर देखो इसमें क्या होता है, कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शन होता कैसा है? फ्रैक्शन होता है x प्लस में y, x अपॉन में y। x अपॉन y मतलब क्या है? x क्या चीज होती है? तो x चीज होती है हमारी न्यूमरेटर होती है, और y क्या होता है यहाँ पर जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसे हिंदी में हम अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं, ये चीज होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर इसने कह रखा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 12, यानी अगर मैं कहूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ा जाए तो ये 12 आ रहा है। नेक्स्ट बात ये कह रहा है कि अगर एक ऐड कर दिया जाए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो 3/4 आ जाएगा, यानी कि x अपॉन वाई में अगर ऊपर भी एक जोड़ दिया जाए और नीचे भी एक जोड़ दिया जाए तो ये आ रहा है 3/4। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस में 4 इक्वल टू में 3y प्लस में 3, ये आ रहा है। 4y को इस साइड लेके आएंगे तो 4x माइनस 3y इक्वल टू में 4 उस साइड जाएगा तो -1 आ जाएगा। ये होगी सेकंड इक्वेशन, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखो एक साथ लिखने के लिए x या y सेम होना चाहिए। तो अगर मान लो मुझे x सेम करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करना पड़ेगा। तो जैसे पहली इक्वेशन थी 4x माइनस 3y इक्वल टू -1, ये वैल्यू। सेकंड में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 4x प्लस में 4y इक्वल टू में 4 12 जा 48, ये आ जाएगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं 4x से 4x कट गया, ये आ गया -7y, और यहाँ से आ जाएगा -49, और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 7, y की वैल्यू 7 आ रही है। y मतलब डिनोमिनेटर 7 है, डिनोमिनेटर 7 है। किसका डिनोमिनेटर 7 है? ये सी ऑप्शन का डिनोमिनेटर 7 है ना। तो सी ऑप्शन ही ठीक होगा। चलो हम चेक भी कर लेते हैं। चेक करने में क्या चीज़ है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 था, तो अगर मैं y की जगह 12 रख लेता हूँ तो x प्लस में y की जगह 7 रख लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 5। यानी हमें मालूम है वो आंसर क्या आना चाहिए, x अपॉन वाई, x है 5 और y है 7, यानी कि 5/7, ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल करेक्ट, 5/7 जो कि सी ऑप्शन था आपका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें क्या है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला ही क्वेश्चन है कि न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब इसने क्या रखा है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर,
यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर मैं सम कर दूं, ठीक है, तो ये 4 ज़्यादा है, 4 मोर देन है, ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, मतलब दुगने से न्यूमरेटर के। अब ये सिचुएशन जौन सी वाले मतलब कि जौन सा वाला ऑप्शन सुटेबल हो रहा है इसके लिए, वो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले को शायद देखना भी ना पड़े। अगर मैं 7 और 9 की बात करता हूँ, 7 और 9 कितना होता है, 7 9 को अगर प्लस करेंगे तो ये आएगा 16। तो क्या ये 7 के डबल से 4 ज़्यादा है? 7 का डबल 14 होता है और प्लस में 4 आएगा, क्या ये बराबर है? तो नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो 5 + 9, 5 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और ये क्या है, 5 का डबल होना चाहिए, 5 का 4 ज़्यादा है 5 के डबल से, तो क्या सही है? बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ बी ऑप्शन ठीक हो रहा है। भाई और भी चीज़ें चेक कर लेते हैं क्योंकि सेकंड ऑप्शन भी देखना है हमें कि क्या पता और भी चीज़ें हो जाए। तो यहाँ पर 7 + 12 19 है, और 19 क्या है, 4 ज़्यादा है किससे, 72 से, तो ये नहीं है। अगर मैं 7 5 और 12 के सम की बात करूँ तो ये 17 आ रहा है, और ये क्या 4 ज़्यादा होना चाहिए 5 के डबल से, तो क्या है, नहीं है। यानी यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आ गया है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ये करेक्ट आ गया है। तो यहाँ हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, जरूरत पड़ी तो भी हम आगे पूरा पढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज एक ही सिचुएशन में कंडीशन सॉल्व हो रही है तो बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, अब आते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा है न्यूमरेटर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, यानी एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर की बात करें तो कैसा, जैसे कि मान लो 54 ही है, तो 54 ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, जिसमें कि एक वंस होता है और एक टेंस होता है। यानी कि अगर इसको लिखा जाए तो 5 × 10 प्लस में 4 लिखना पड़ेगा तभी 54 बनेगा। यानी कोई भी नंबर मान लो मैंने XY ले लिया और उस कंडीशन में इसकी नंबर कैसे लिखा जाएगा, ये तो ये लिखेंगे 10x प्लस में y की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये चीज़ याद रखना कि 2 डिजिट नंबर होता है वो 10x प्लस y की फॉर्म में रहेगा। ओके, अब इसमें क्या रखा है, व्हेन द नंबर इज डिवाइड बाय द सम ऑफ डिजिट्स द क्वोशिएंट इज 7। यानी अगर ये नंबर डिवाइड कर दिया जाए इनके डिजिट के सम से, यानी x + y से, तो इसका रिमाइंडर 7 क्वोशिएंट 7 आना चाहिए, मतलब डिवाइड करने पे 7 आना चाहिए। अब इसको हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। डायरेक्टली कैसे चेक करेंगे, जैसे कि 54 है, यानी ऊपर वाली टर्म तो 54 है, अब इसके सम करेंगे 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 के टेबल में 54 आता है, 6 पे आता है, 9 6 पे कटता है, तो क्या 6 है यहाँ पे, नहीं, यानी पहला ऑप्शन गलत है। इसकी बात करें तो नीचे 8 आएगा, 8 से तो 64 कटता ही नहीं है। इसमें नीचे 12 आएगा, 7 और 5 12 होता है, तो 12 आएगा तो ये भी नहीं कटता है। 6 और 3 को सम करें, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा है कि ऊपर 63 और नीचे उसका सम है, इसलिए हम सम कर रहे हैं बार बार। 6 और 3 का सम करें 9, 9 7 जा 63, ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो थोड़ा स्लो करके देख लेना, अगर स्लो लग रही हो तो उसको फास्ट करके देख लेना, तो जिससे कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहे वीडियो देखने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, और 22 की बात करें तो इसमें दे रखा है सर्टेन टाइम इन जू। एक जू की बात कर रहे हैं, चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं। और नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ लेग्स टाइगर एंड पिकॉक वर काउंटेड, मतलब कि कुछ टाइगर है कुछ पिकॉक है, ठीक है, उनके हेड को काउंट किया गया है और उनके लेग्स को काउंट किया गया है। तो हेड को काउंट किया है तो हेड आ रहे हैं 47 और लेग्स आ रहे हैं 152, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है जो पिकॉक है और टाइगर है, पिकॉक के हेड कितने होते हैं, हेड की बात करें तो एक होता है, टाइगर का भी एक होता है। अगर मैं लेग्स की बात करूं तो पिकॉक के 2 होते हैं और टाइगर के 4 होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आपका x है और ये y मान लेते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हेड कितने काउंट किए थे इसने, हेड काउंट किए हैं 47। 47 मतलब क्या हो गया, x प्लस में y इक्वल टू में 47, ये आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है 1 है 1x और 1y मिलके 47 आ रहे हैं। सेकंड क्या बात कर रहा है कि x लेग्स की बात करें तो 2x प्लस में 4y इक्वल टू में कितना आ रहा है, 152 आ रहा है, क्योंकि लेग्स को अगर हम काउंट करते हैं तो वो 152 ही आएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कट गया, 2y में से 4y गया तो -2y बचा, और ये कितना आ रहा है, ये है 94, 94 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारा 58 माइनस का, ठीक है। और यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गई है 57, y की वैल्यू आ गई है 57, और 57 आने का मतलब y की वैल्यू 57 नहीं आई है, 27 आई है,
2 से डिवाइड हो जाएगा तो 27 आ रही है। ठीक है, तो y की वैल्यू 27 किस में आ रही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है आपका, 27 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको चेक भी करना है तो 27 को हम इसमें पुट कर देंगे, जो कि हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 47 था ना। अगर मैं y को 27 पुट करता हूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, x ये 47 दूसरी साइड चल जाएगा तो ये 20 आ जाएगा, x की वैल्यू 20 आ जाएगी और y की वैल्यू 27, जो कि बिल्कुल ही बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं केस बेस्ड, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी इस बार भी आने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, इस चैप्टर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली बन जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें केस के हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्या रखा है, एक ट्रू फॉल्स, एक टेस्ट है जो ट्रू फॉल्स वाला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को आपने सही क्या दे रखा है, 1 मार्क अवॉर्डेड फॉर ई एवरी करेक्ट, अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको मिलेंगे 1 नंबर, और अगर आप गलत कर देते हो, ठीक है, तो आपको मिलेंगे, आपके कट जाएंगे 1/4 नंबर, यानी कि करेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स और गलत आंसर पे 0.25 मार्क्स क्या कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसने कहा है ही आंसर्ड 120 क्वेश्चन, उसने 120 क्वेश्चन किए हैं जिसमें से उसके नंबर आए हैं 90। ठीक है, यानी जाहिर सी बात 120 क्वेश्चन किए तो कुछ ना कुछ गलत हुए होंगे। अब इसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन इज ही अटेम्प्ट बाय गैस, मतलब पूरा पेपर तुक्का मार के किया है। ठीक है ना, गैस करके किया है। ठीक है ना, देन हाउ मेनी क्वेश्चन ही करेक्ट, तो वो कितने क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे तब जाके उसके 90 मार्क्स आए होंगे। तो यहाँ की बात करें तो उसने क्या किया है, आपको पता है, कुछ करेक्ट क्वेश्चन किए हैं और कुछ इनकरेक्ट क्वेश्चन किए हैं। मान लो करेक्ट को x माना और इनकरेक्ट को y माना, लेकिन दोनों क्वेश्चन मिला के तो 120 क्वेश्चन ही किए हैं उसने। लेकिन अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो मार्क्स कितने आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं 90। तो किस हिसाब से आ रहे हैं, अगर सही किया तो x नंबर और y किया तो 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, नंबर कट जाएंगे, इस हिसाब से करते हैं। तो यहाँ से x कट गया, इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये आएगा 1.25y, और ये माइनस होकर कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू करते हैं तो ये क्या आएगा, 30 अपॉन में 1.25, ये आ रहा है। अगर मैं पॉइंट यहाँ से हटाता हूँ तो ऊपर 100 आएगा, और 25 5 जा और 25 4 जा, ये होगा 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से इसको काटा 6 और y की वैल्यू आ रही है 24। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने बंदे ने क्या किया था कि 24 क्वेश्चंस गलत किए हैं 120 में से। और करेक्ट की बात करें तो करेक्ट यहाँ पर अगर मैं 24 यहाँ पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 96, यहाँ ये 96 करेक्ट कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चन ही करेक्टली की बात करें तो कितने क्वेश्चन इसने करेक्ट किए हैं। तो करेक्ट की बात करते हो यहाँ कितने क्वेश्चन करेक्ट किए इसने, तो इसने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं x, मतलब 96 क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा 96। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेस नहीं आएगा, ये आएगा इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, तो इनकरेक्ट कितने किए हैं 24, इसने 24 क्वेश्चन करेक्ट किए, तो सेकंड क्वेश्चन में निकल गया। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा है, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर 80 करेक्टली, मतलब इसने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें से इसने 80 तो सही किए हैं। ठीक है, 80 सही किए हैं और बाकी जितने भी गैस किए, जितने भी तुक्के मारे, सारे गलत हो गए इसके। अब सारे गलत का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 120। अगर इसने 80 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ठीक है, मतलब 80 क्वेश्चन से आते थे, तो जाहिर सी बात है 40 नहीं आते होंगे तभी तो 120 आएगा। यानी 80 क्वेश्चन जो उसे आते थे और 40 क्वेश्चन उसने गैस किए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर 80 क्वेश्चन उसने आते थे और वो उसने किए हैं, ठीक है, तो उसके 80 मार्क्स मिलेंगे उसके। लेकिन 40 क्वेश्चन उसने गैस किए थे और वो तो कटने वाले थे 0.25 के हिसाब से। तो इसको अगर करेंगे तो 80 माइनस में 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो यानी उसके मार्क्स आएंगे 70 मार्क्स, यानी इसका आंसर आ रहा है 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर करेक्टली टू स्कोर 95। अब इसने ये कहा है कि 95 स्कोर लाने के लिए उसे कितने क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, जबकि और कितने क्वेश्चन गलत होंगे उसके। तो हमें लाने हैं कितने 95 मार्क्स। अब 95 मार्क्स की बात करें तो इसने लिखा है इफ ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वर रॉन्ग, जितने भी उसने गेस किए हैं सारे उसके रॉन्ग हो गए हैं। तो फिर उस कंडीशन से हाँ, तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। हाँ, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें x थे आपके करेक्ट वाले और y था इनकरेक्ट वाला, मिलके 120 वाले थे हमारे। ठीक है, अब इसने कहा है कि x तो इसने करेक्ट किए हैं, माइनस में 0.25 के हिसाब से y किए हैं और इसका आंसर
नंबर आए 95 आ रखे हैं। इस अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो इसने पूछा है हाउ मैनी क्वेश्चन आंसर करेक्टली। तो करेक्टली हमने कितने क्वेश्चन किए, तो फिलहाल तो इसको काटते हैं और यहाँ पर आ रहा है 1.25 y आ रहा है और यहाँ से आ रहा है 25 और y की वैल्यू आ रही है 25 बाई में 1.25। अगर इसको हम काटते हैं तो ये कट जाएगा 20 पे, ठीक है, ये 20 पे कट जाएगा। तो 20 पे कटते ही 25, ठीक है 20 पे ही कट जाएगा ये y20, यानी इसने 20 क्वेश्चन तो इनकरेक्ट किए हैं और करेक्ट कितने किए हैं। तो अगर इसमें देखो 20 क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो ये तो जाहिर सी बात है 100 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन इसके कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। तो इसने इस क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे। तो इसने पूछा हाउ मैनी आंसर करेक्टली, तो करेक्टली कितने हैं, 100। तो ये इसके आंसर हो गए सारे, ठीक है। ऑप्शन भी आएंगे इसके, इसमें ऑप्शन दे नहीं रखे थे लेकिन ऑप्शन आएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड हमारे पास दे रखा है अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस, एक हाउस खरीद रहा है एंड द लेआउट ऑफ द इज गिवन बिलो, उसका लेआउट ये दे रखा है आपको, मतलब एक घर खरीद रहा है और उसका लेआउट ये दे रखा है। द डिजाइन एंड मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95, यानी 2 बेडरूम और किचन का एरिया कितना दे रखा है, 95 स्क्वायर यूनिट। अब मैं बात करूं बेडरूम और किचन का एरिया किस तरीके से निकालोगे। तो बेडरूम का एरिया क्या, एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है x, y कितनी है 5, ये y 5, x ये लेंथ हो गई। तो इसका एरिया ऑफ बेडरूम क्या आएगा, 5x आएगा क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। अब ऐसे बेडरूम तो 2 है तो 2 के साथ हो जाएगा। प्लस में किचन की बात करें तो y, ये y ब्रेथ हो गई है और ये चीज़ क्या है 5 है, तो यानी कि 5y हो जाएगा और ये मिला के 95 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, ये हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ रहा है 2x प्लस में y इक्वल टू में 95 और 5 से 95 कट जाएगा और ये 19 बचेगा, यानी एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है 2x प्लस वाई इक्वल टू 19। चलो भाई अच्छी बात है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, फर्स्ट क्या रखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें समझाना है, मतलब दिखाना है। तो यही तो निकल गया हमारा ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 19, यही तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकल गया इसका, यानी इस पहले का आंसर ये आ गया आपका। सेकंड क्या रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। आउटर बाउंड्री मतलब पूरा प्लॉट जो है ये वो क्या है रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर में हम देख रहे हैं ये इसकी लंबाई जो है 15 है और चौड़ाई कितनी आ रही है, तो 5 + 5 + 2 यानी 12 आ रही है, ठीक है। यानी अगर मैं पूरे लेआउट की बात करूं तो इसका पैरामीटर निकालना है, मतलब 2l + b, यानी 2l कितना है, लेंथ है 15 और ब्रेथ कितनी आ रही है, ब्रेथ आ रही है 12। तो यानी हमारे पास कितना आ रहा है 2 × में 27, यानी ये आ रहा है 54, यानी 54 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, सेकंड का आंसर। थर्ड क्या कर रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन, ईच बेडरूम और किचन का एरिया निकालना है। अब देखो ईच बेडरूम और किचन का एरिया निकालने के लिए हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई हमारी। अगर मैं दूसरी इक्वेशन निकालना चाहूँ तो मुझे मालूम है ये पूरी लेंथ 15 है, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है 15 है, तो यानी हम कह सकते हैं x + 2 + y, ये आपको दे रखा है 15, यानी x + y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13। अब ये होगी एक इक्वेशन, एक इक्वेशन आपकी ये है। दोनों को अगर मैं साथ रखता हूँ तो 2x प्लस में y इक्वल टू में 19 आएगा और ये यहाँ पर ये कटता है और ये आ जाएगा -x इक्वल टू में इसको करते तो -6, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारी 6, यानी x हमारा 6 आ गया। x 6 आते ही क्या चीज हो जाएगी, अब बेडरूम का एरिया बोला है इसने, बेडरूम का एरिया क्या होगा, बेडरूम का होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम, तो बेडरूम का एरिया कितना है, बेडरूम का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि 5x, यानी 5 × में x कितना है 6, यानी 30 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट या एरिया आ गया, यानी हमारे इसका आंसर आ गया 30, ठीक है। उसका बाद फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम, लिविंग रूम का एरिया निकालना है। अब ये लिविंग रूम भी है, अब लिविंग रूम का एरिया किस तरीके से निकालोगे, तो लिविंग रूम के एरिया को निकालने के लिए मुझे इसको यहाँ पर ज्वाइंट करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इसको यहाँ पर ज्वाइंट करना पड़ेगा। यहाँ से हम देख लेते हैं x की वैल्यू हमने 6 निकालनी थी, x की वैल्यू 6 निकाल ली थी। अगर 6 को मैं यहाँ पुट करता हूँ इसके अंदर तो y भी हमारा कितना आ जाएगा, तो 6 यहाँ x को पुट करते हैं तो y आ जाएगा 7, यानी मैं अलग से लिख लेता हूँ x 6 है और y 7 है और बाकी को इरेज कर लेता हूँ, यानी x 6 है और y 7 है, ये चीज़ होगी। जिसने नोट नहीं किया था आप बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। x = 6 है गया और y = 7, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें क्या रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम, तो हमने निकाल लिया था। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम, लिविंग रूम का एरिया निकाल। तो मैं अगर इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देता हूँ
तो यहाँ आपको दिख रहा है कि इसकी लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो y हमारे पास 7 था, ये 2 था, मतलब ये 9 है, ये 9 आ रही है। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ यानी इसके अंदर देख रहे हो ये चीज़ हमारी 9 आ रही है। ठीक है, और इसकी बात करें तो यहाँ पर ये 7 आ रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो 5/2 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो क्या आएगा 9×7 आएगा, यानी इतने का एरिया आ गया 9×7। ठीक है, इसके एरिया की बात करें तो इसका विड्थ ये x कितना है, इसका x हमारे पास दे रखा है 6, ये 6 है हमारे पास, और विड्थ कितनी है 2, यानी इसका एरिया हो जाएगा 2×6, यानी कितना हो रहा है 6 9 जा 73, और ये 12, और ये आ रहा है 75 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ रहा है किसका, लिविंग रूम का। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट में क्या क्या रखा है, फिफ्थ पार्ट में ये क्या रखा है कि कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट ऑफ लाइंग टाइल इन किचन। अब देखो किचन में टाइल लगवाना है तो किचन का एरिया पता होना चाहिए। किचन का एरिया क्या है, किचन का एरिया y इंटू में 5, यानी 5y थे, यानी 5 इंटू में y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू 7 थी, तो 7 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 35 स्क्वायर। ये तो हमारा क्या है किचन का एरिया। अब इसमें लगाया गया है टाइल 50 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ टाइल की बात करें तो 35 इंटू में 50 के हिसाब से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 1750 रुपीज़, इतने रुपीज़ के टाइल लगेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पांचों पार्ट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि ये हमारे पास ऑटो रिक्शा है और टैक्सी है, कुछ भी फेयर्स हैं, उनके फेयर की डिटेल दे रखी है, उनका कुछ क्या कहते हैं क्राइटेरिया सा दे रखा है। ठीक है, इसमें बता रखा है कि गवर्नमेंट राइज करती है, ट्रैवल फेयर्स में राइज होता रहता है। अब यहाँ पर सिटी ए और सिटी बी की बात कर रखी है, जिसके अंदर उसके किलोमीटर और प्राइस के बारे में देख रहे हैं। तो सिचुएशन फर्स्ट क्या कहता है, ये कहता है इन सिटी ए 10 किलोमीटर के लिए ये ले रहा है 75 रुपीज़। देखो 10 किलोमीटर के लिए 75 रुपीज़ ले रहा है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें जब भी कॉस्ट लग रही है तो एक फिक्स्ड कॉस्ट लगता है और एक पर किलोमीटर चार्ज लगेगा, दो तरह के कॉस्ट लगेंगे। ठीक है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होगा, एक पर किलोमीटर चार्ज होगा। अब पहली सिचुएशन में देखा है 10 रुपये के 75 किलोमीटर चार्ज कर रहा है, 15 रुपीज़ के 110 किलोमीटर चार्ज कर रहा है। ठीक है, और सेकंड में क्या रखा है, बी पार्ट में 8 किलोमीटर के 91 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, 14 किलोमीटर के 145 रुपीज़ चार्ज किए जा रहे हैं। अब इसमें क्या रखा है, इफ़ द फेयर ऑफ चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा भी x रुपीज़, मतलब फिक्स चार्ज x रुपये है, और रनिंग चार्ज जो दे रखा है वो y रुपीज़ पर किलोमीटर है। अब इसको हमें इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम बात करें पहले की, तो 10 किलोमीटर चल रहा है, फिक्स चार्ज तो x रुपये लगेगा ही लगेगा, और 10 किलोमीटर लगेगा y रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि पर किलोमीटर चार्ज है वो। ठीक है, और ये मिलके हो रहा है 75 रुपीज़। दूसरे सिचुएशन की बात करें तो 15 के हिसाब से तो x प्लस में 15y होगा, और इसके चार्ज लग रहे हैं 110 रुपये। तो ये दोनों किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये बी पार्ट में। ठीक है, तो ये बी पार्ट में हमें दिख रहा है कि x प्लस 10y इक्वल टू 75 है, x प्लस 15y इक्वल टू 110 है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट में क्या रखा है, प्राइस ट्रैवल डिस्टेंस 50 किलोमीटर द अमाउंट हैज़ टू पे, यानी उसको 50 किलोमीटर जाने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब देखो अमाउंट 50 किलोमीटर कितना पे करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक्स और वाई पता होना चाहिए। तो मैं पहले एक्स वाई निकाल लेता हूँ, यहाँ से एक्स कट गए, यहाँ बचा -5y, और यहाँ बचा 75 में से ये जाएगा तो -35 आएगा, यानी y की वैल्यू 7, यानी 7 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज है। इस 7 को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 7 10 जा 70, और 70 दूसरी साइड जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी 5 रुपीज़ फिक्स चार्ज है और 7 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज है। तो यहाँ पर इसने कहा है 50 किलोमीटर की बात करें, मतलब x प्लस 50y होगा। ठीक है, x प्लस 50y होगा। अब x तो हमें दे रखा है 5 और y दे रखा है 7, तो यानी कितना हो रहा है 350 और 5 355, ये आंसर आ रहा है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है रेफर टू, दूसरे वाले को रेफर किया गया है। अब इसने कहा है व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर के लिए उसका भी एक्स वाई हमें पता होना चाहिए। एक्स वाई की बात करें तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है 8 किलोमीटर के लिए 91 रुपीज़, ठीक है, और 14 किलोमीटर के 145 रुपीज़। यानी हम कह सकते हैं 8 किलोमीटर के लिए एक्स प्लस 8y इक्वल टू 91 रुपीज़ है, और 14 किलोमीटर के लिए 14y इक्वल टू में 145 रुपीज़। यही था, यहाँ से x कटता है, यहाँ पे आएगा -6y, और यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो ये 9554 बिल्कुल से। y की वैल्यू कितनी आ रही है 9 रुपीज़ आ रही है, मतलब 9 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से वो
चार्ज कर रहा है। इस 9 को जब मैं यहाँ पुट करता हूँ तो x प्लस में 8 इंटू में 9 इक्वल टू 91 है, यानी 9 8 72, उस साइड जाके माइनस होगा तो 91 माइनस 72 19 रुपीज़ ये आ रहा है। ठीक है, अब इसने पूछा है 30 किलोमीटर के लिए। 30 किलोमीटर के लिए क्या चीज हो जाएगा, x प्लस में 30y यही होगा, और x हमें दे रखा है 19 रुपीज़ और 30y कितना दे रखा है 9 रुपीज़ के, तो 9 27 270 ये हो गया और ये हो गया 289 रुपीज़ हो गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जा रहा है हमारा। ठीक है, अब आते हैं हम इस सिचुएशन को देखते हैं। इसमें भी सिचुएशन 2 में है ग्राफिकली कौन सा सही जा रहा है। अब हमारी इक्वेशन क्या आई थी, x प्लस में 8y इक्वल टू 91 था। दूसरी इक्वेशन थी x प्लस में 14y इक्वल टू 145, यही था ना, x प्लस 14y इक्वल टू 45, बिल्कुल ठीक है, यही आ रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके ग्राफ्स बना के ना देखकर हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि 0 5 है, x0 y5, क्या इस पॉइंट इस लाइन में आ रहा है, क्योंकि अगर ये पॉइंट इस लाइन का है तो इस लाइन में दिखना चाहिए। x की वैल्यू 0 रखते क्या y5 आएगा, तो नहीं आएगा। x0 रखते y 8y इक्वल टू 19 1, तो y की वैल्यू 5 तो नहीं आएगी, यानी पहला गलत, मतलब इसके लिए गलत है। दूसरे में भी चेक कर लेते हैं क्या पता दूसरे का हो। इसमें अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 14 अगर 145 के नीचे लाएंगे तो भी नहीं होगा, तो पहला तो गलत ही है। दूसरा, अगर x 0 पुट करते हो तो y 14 नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो ये भी गलत। इसकी बात करें 0 10 पे तो हमने चेक कर ही लिया है कि नहीं आ रहा, तो ये भी गलत, तो ये सही होना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं भाई सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x की वैल्यू 11 पुट करते हैं। अगर मैं 11 पुट करता हूँ और y की जगह 10 पुट करता हूँ तो कितना आ रहा है, 81 91 आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब फर्स्ट आ रहा है। सेकंड 5 और 10 की बात करते हैं, दूसरे वाले पुट करते हैं, तो x की जगह 5 पुट करोगे, y की जगह 10 पुट करोगे, तो ये आ रहा है 5 प्लस 140 जो कि 145 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है इस पर, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्वेश्चंस क्या है, हमने सब तरह से इकट्ठे करके लेकर आए हैं, मतलब कि सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स हैं जो सीबीएसई ने लॉन्च किए हैं नए सैम्पल पेपर, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मोस्टली क्वेश्चंस हैं जो इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि इस बार बोर्ड में आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियोस अगर पेपर से 1 घंटे पहले, पेपर से पहले वाले दिन अगर आपने देख लिया तो इस चैप्टर में पढ़ने की और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये है कि अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको तो देख ही लो, और साथ में कुछ सैम्पल पेपर भी करते जाना, जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन है ज़्यादा, टाइम है कम। ठीक है, और मैथ्स में तो और हड़बड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फास्टली आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इसको ये अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि उनकी नॉलेज भी बढ़ सके और उनके भी नंबर अच्छे आ सके। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।